की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमडीसी हिंदी का 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की विस्तृत विवेचना करते हुए इसके प्रमुख बोलियों पर का परिचय दीजिए। ठीक है, पहला देखते हैं आंसर। प्रस्तावना। भाषा केवल मनुष्य के आपसी बोलचाल का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह किसी भी समाज के इतिहास, उसकी सभ्यता, संस्कृति और विचारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम होता है। ठीक है, तो भाषा केवल मनुष्य के आपसी बोलचाल की माध्यम नहीं है, बल्कि किसी भी समाज के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और विचारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम होता है। ठीक है, यही बात हमारे हिंदी भाषा पर पूरी तरह खरी उतरती है। आज हम जिस साफ सुथरे और व्यवस्थित हिंदी को बोलते हैं और लिखते हैं, वह अचानक तैयार नहीं हुई, बल्कि हिंदी का अपना एक बहुत पुराना और गौरवशाली इतिहास रहा है। ठीक है, यह भाषा सैकड़ों साल की लंबी विकास यात्रा तय करके समय के साथ बदलते हुए अपने आज के सुंदर रूप तक पहुंची है। दुनिया की भाषाओं के वैज्ञानिक वर्गीकरण की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी विश्व के सबसे बड़े भाषा परिवार बहुरूपीय मीन्स भारतीय यूरोप परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है, जिसका सीधा और अटूट संबंध भारतीय आर्य भाषाओं से है। ठीक है, तो इसका सीधा और अटूट संबंध किससे है? भारतीय आर्य भाषाओं से है। ठीक है, जिसकी मूल जननी संस्कृत है। ठीक है, तो हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास यात्रा। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से ही माना जाता है, जिसे सभी भारतीय भाषाओं की मूल जननी कहा जाता है। संस्कृत से आज की आधुनिक हिंदी तक पहुंचने का सफर बहुत लंबा रहा है, जिसे मुख्य रूप से 3 ऐतिहासिक चरणों में समझा जा सकता है। ठीक है, इसका पहला चरण है प्राचीन आर्य भाषा काल। प्राचीन आर्य भाषा काल में संस्कृत का बोलबाला था, जिसमें हमारे वेदों, उपनिषदों, रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है, तो संस्कृत में ही वेदों, उपनिषदों, रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना हुई है। समय के साथ यह भाषा आम जनता के लिए थोड़ी कठिन होने लगी, जिसके कारण बोलचाल की भाषा का रूप बदलने लगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद दूसरा चरण मध्यकालीन आर्य भाषा काल। मध्यकालीन आर्य भाषा काल में समाज में पाली, प्राकृतिक और अभ्रस भाषाओं का विकास हुआ। सबसे पहले पाली भाषा आई, जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। ठीक है, तो पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। फिर प्राकृतिक भाषा आई, जिसका प्रयोग जैन धर्म के ग्रंथों में हुआ। ठीक है, तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग जैन धर्म के ग्रंथों में किया गया। प्राकृतिक के बाद जब भाषा का रूप थोड़ा सरल होकर के थोड़ा बिगड़ा, तो उसे अभ्रस भाषा कहा जाता है। ठीक है, अंत में तीसरा चरण आधुनिक आर्य भाषा काल। आधुनिक आर्य भाषा काल में लगभग 1000 ईस्वी के आसपास इसे अभ्रस भाषा के अलग अलग क्षेत्रीय रूप जैसे सोरसेनी, अर्धमगही और मगही से हमारे आज की आधुनिक हिंदी और उसकी बोलियों का जन्म हुआ। ठीक है, तो इन्हीं भाषाओं से आज का बोलियों का जन्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी विकास के ऐतिहासिक कालखंड। लगभग 1000 ईस्वी से आज तक के हिंदी इतिहास के 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, 1000 से लेकर के 1500 ईस्वी तक, जिसमें हिंदी पर पुराने अभ्रस भाषा का असर था और इस समय राजाओं की बहादुरी की कहानियां जैसे पृथ्वीराज रासो तथा अमीर खुसरो की पहेलियां लिखी गई है। दूसरा है मध्यकाल या भक्ति काल, 1500 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक, जिसे हिंदी का सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान तुलसीदास जी ने अवधी में रामचरितमानस और सूरदास जी ने ब्रज भाषा में सूरसागर जैसे महान ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, तो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखे थे और सूरदास जी ने ब्रज भाषा में सूरसागर लिखे थे। ठीक है, तीसरा है आधुनिक काल, 1800 ईस्वी से अब तक का, जिसमें छपाई शुरू होने के बाद कहानियां और उपन्यास लिखे जाने लगे। इस समय ब्रज और अवधी भाषा की जगह खड़ी बोली का इस्तेमाल बढ़ गया। ठीक है, तो इस समय ब्रज और अवधी की जगह खड़ी बोली का इस्तेमाल बढ़ गया था, जिसे आज
हम सब बोलते और लिखते हैं और इसे भारत तेंदु हरिश्चंद्र तथा मुंशी प्रेमचंद्र जैसे लेखकों ने आगे बढ़ाया। ठीक है, और खड़ी बोली को भारत तेंदु हरिश्चंद्र और मुंशी प्रेमचंद्र जैसे लेखकों ने अपने लेखक के माध्यम से आगे बढ़ाए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हिंदी भाषा का क्षेत्र और इसके प्रमुख बोलियां। हिंदी भाषा भारत के बहुत बड़े हिस्सों में बोली जाती है, जिसे हिंदी प्रदेश कहा जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और हमारे झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। ठीक है, इतने बड़े क्षेत्र में फैले होने के कारण इसे अच्छी तरह समझने के लिए विद्वानों ने इसे 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों में बांटी है। ठीक है, इनमें सबसे प्रमुख खड़ी बोली है, जो दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है और आज स्कूल किताबों और अखबारों में जो हिंदी लिखते और पढ़ते हैं वह यही खड़ी बोली है। ठीक है, तो जो आज जो स्कूल किताबों और अखबारों में जो हम लोग पढ़ते और लिखते हैं वह यही खड़ी बोली का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मथुरा और आगरा में बोली जाने वाली मीठी ब्रजभाषा आती है, जिसमें सूरदास जी ने कृष्ण काव्य लिखे थे, तथा अयोध्या और लखनऊ के आसपास बोली जाने वाली अवधी आती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। इसके साथ ही पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार के आरा, छपरा, बनारस जैसे इलाकों में भोजपुरी बोली जाती है, जो बहुत ही लोकप्रिय है और सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में मैथिली बोली जाती है। ठीक है, तो बिहार के मिथिला क्षेत्र में मैथिली बोली जाती है, जिसे कवि विद्यापति ने अपने रचनाओं में सजाकर और इसे हमारे संविधान में शामिल किया है। ठीक है, दूसरी तरफ राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मरवाड़ी और जयपुरी जैसे बोलियां बोली जाती हैं, जो अपने लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध है। अंत में बुंदेलखंडी की बुंदेली और छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी जैसी बोलियां अपनी स्थानीय संस्कृति से हमारी हिंदी भाषा को बहुत सुंदर और मजबूत बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निष्कर्ष। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा संस्कृत की उंगली पकड़कर आम जनता की बोलचाल के रास्तों से गुजरती हुई आज दुनिया के सबसे बड़े मंच पर स्थापित हो चुकी है। अपनी अलग अलग बोलियां जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी और खड़ी बोली के कारण ही हिंदी इतनी सरल, लचीला और समृद्ध बन पाई है। आज हिंदी न केवल हमारे भारत देश की राज्य भाषा है, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली और समझे जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। ठीक है, तो हिंदी भाषा न केवल हमारे भारत देश की राज्य भाषा है, बल्कि पूरी दुनिया में बोली और सबसे ज्यादा समझने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन है, भाषा की परिभाषा लिखिए तथा भाषा एवं बोली में क्या मुख्य अंतर होते हैं। ठीक है, आंसर देखेंगे इसका। पहला है प्रस्तावना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहने के लिए अपने विचार, भावों और इच्छाओं को दूसरों के सामने प्रकट करने की आवश्यकता होती है। इसी आपसी संवाद को पूरा करने का सबसे आसान माध्यम भाषा है। ठीक है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहने के लिए अपने विचारों, भावों और इच्छाओं को दूसरों के सामने प्रकट करने की आवश्यकता होती है और उसी आपसी संवाद को भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा के बिना मनुष्य समाज की कल्पना करना भी असंभव है। यह मनुष्य को पशु से अलग करती है और सभ्यता के विकास का एक मुख्य आधार बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भाषा की परिभाषा। आसान शब्द में कहें तो भाषा वह तरीका या साधन है जिसकी मदद से इंसान बोलकर, लिखकर या सुनकर अपने मन की बातों, विचारों और फीलिंग्स को दूसरों के सामने पहुंचाता है। ठीक है, तो आसान शब्द में कहें तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। ठीक है, विद्वानों का मानना है कि भाषा शब्द की शुरुआत संस्कृत के भाष से हुई है, जिसका सीधा सा मतलब होता है बोलना या अपनी आवाजों को दूसरों के सामने साफ साफ कहना। ठीक है, इस तरह मनुष्य से इंसान के मुंह से निकलने वाली वह हर बात या आवाज जिसका कोई सीधा मतलब निकलता है और जिसे सामने वाला व्यक्ति आसान से समझ सके, उसे ही हम भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि हिंदी हमारे देश की मुख्य भाषा है या
हमें बड़ों से प्यार से बात करनी चाहिए, तो हम अपनी बात कहने के लिए इसी आसान माध्यम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बोली का अर्थ। भाषा का बिल्कुल विपरीत बोली होता है। बोली किसी बहुत छोटे या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा होती है। ठीक है, यह किसी विशेष स्थान कि आम लोगों की घरेलू बोलचाल की भाषा होती है। बोली का कोई लिखित रूप या व्याकरण नहीं होता और ना ही इसमें सरकारी कामकाज किया जाता है। ठीक है, तो बोली का कोई व्याकरण रूप नहीं होता है, ना ही इसमें कोई सरकारी कामकाज किया जाता है। ठीक है, जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्र में थोड़े थोड़े बदलाव के साथ बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। ठीक है, जब एक ही भाषा को अलग अलग बदलाव के साथ अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे आसपास बोली जाने वाली मगही, बुंदेली या मरवाड़ी बोली के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है बोली और भाषा के मुख्य अंतर। भाषा और बोली में कुछ बहुत बड़े और मुख्य अंतर होते हैं। सबसे पहला अंतर इनके फैलाव और क्षेत्र का होता है। भाषा बहुत बड़े इलाके, पूरे देश या कई राज्यों में बोली और समझी जाती है, जैसे हिंदी। ठीक है, तो भाषा बहुत बड़े इलाके या पूरे देश, कई राज्यों में बोली जाती है और समझी जाती है, जैसे हिंदी हो गया। ठीक है, जबकि बोली बहुत छोटे क्षेत्र, कुछ गांव या एक सीमित इलाकों तक ही सिमटी होती है, जैसे बुंदेली बोली। ठीक है, दूसरा मुख्य अंतर नियम और लिखावट का है। हर भाषा का अपना एक पक्का व्याकरण होता है और उसके लिखने के लिए एक तय लिपि होती है। ठीक है, जिससे उसका रूप हमेशा एक जैसा रहता है। इसका उल्टा बोली है। बोली का कोई लिखा हुआ व्याकरण या नियम नहीं होता है। यह बस लोगों द्वारा आपस में बोलने का काम आती है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक मौखिक रूप से चलती रहती है। ठीक है, तो बोली का कोई लिखा या व्याकरण नियम नहीं होता है। यह आपस में लोगों द्वारा बोलने का काम आता है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक मौखिक रूप में चलती रहती है। ठीक है, इन दोनों में तीसरा और चौथा बड़ा अंतर साहित्य और सरकारी कामों को लेकर होता है। भाषा में बहुत बड़े पैमाने पर किताबें, कहानियां, कविताएं और बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं, जबकि बोली में लिखित किताबें ना के बराबर होती है। ठीक है, इसमें बस स्थानीय लोकगीत और लोक कथाएं ही सुनने को मिलती है। इसके साथ ही किसी भी देश या राज्य के सरकारी दफ्तरों का काम, कोर्ट कचहरी की कार्रवाई और स्कूल कॉलेज में पढ़ाई का माध्यम हमेशा भाषा से ही होती है। ठीक है, तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई का माध्यम या कोर्ट कचहरी के काम हमेशा भाषा से ही होती है। किसी भी सरकारी या अधिकारीय कामों में बोली का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सरल शब्द में कहें तो भाषा पूरी तरह विकसित होती है, जबकि बोली भाषा बनने से पहले की सीढ़ी होती है। जब कोई बोली बहुत ज्यादा मशहूर हो जाती है और लोग उसमें किताब लिखने लगते हैं तो वह आगे चलकर भाषा का रूप ले लेती है। ठीक है, तो जब कोई बोली बहुत ज्यादा मशहूर हो जाती है और उसमें लोग किताबें लिखने लगते हैं, तब वह आगे चलकर भाषा का रूप ले लेती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निष्कर्ष। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भाषा और बोली एक दूसरे के विरोध नहीं बल्कि पूरक है। बोली जहाँ किसी क्षेत्र के स्थानीय संस्कृति और मिठास को बचाकर रखती है, वही भाषा पूरी तरह बड़े स्तर पर पूरे समाज और आपस में जोड़ने का काम करती है। किसी भी समृद्ध भाषा की ताकत उसकी बोलियों से होती है, क्योंकि बोली से ही भाषा को नए नए शब्द और जीवन मिलते हैं। ठीक है, तो आज का यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस सब का नोट्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग इस दोनों आंसर का नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।